हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एफ टेस्ट की कैलकुलेशंस। एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहा करते हैं। पिछली वीडियोस आप मेरी देखेंगे तो उसमें हमने टी टेस्ट देखा है, जेड टेस्ट देखा है। अब हम बात करेंगे एफ टेस्ट के बारे में। ये भी फिशर्स का ही टेस्ट है और फिशर ने ये टेस्ट इजाद किया था, बताया था उन्होंने। और इसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस निकालते हैं हम। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहाँ पर वेरिएंस रेशियो टेस्ट या एफ टेस्ट एक ही बात है। ये आर ए फिशर ने प्रतिपादित किया था, बनाया था। बाद में इसको और अच्छी तरीके से डेवलप करा जी डब्ल्यू स्नेडिकोर ने। और एफ टेस्ट जो नाम दिया गया है वो फिशर के सम्मान में दिया गया है। फिशर का नाम एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये फिशर एफ है, तो इसलिए एफ टेस्ट इसको नाम दिया गया है। इसका मीनिंग और यूज हम देख लेते हैं, क्या इसका मतलब है। एफ टेस्ट जो जैसे हमने टी टेस्ट देखा था उसमें जो मीन होते थे उनको हम कंपेयर करते थे कि दो सैंपल के मीन में अंतर सार्थक है या नहीं है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उसी तरह से हमने जेड टेस्ट देखा था, उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करा था दो सैंपल्स में कि दोनों सैंपल में कोरिलेशन कोफिशिएंट का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एफ टेस्ट में हम वेरिएंस देखते हैं कि वेरिएंस दोनों सैंपल्स में वेरिएंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसमें है या नहीं है, यानी अंतर सार्थक है या नहीं है। तो यहाँ पे टू वेरिएंसेस हम अलग अलग निकालेंगे और उन दो सैंपल से, और उनको हम टेस्ट करेंगे कि दोनों वेरिएबल्स को जो अलग अलग टेस्ट करा कि दोनों सैंपल्स का जो वेरिएंस है वो उसमें अंतर सार्थक है या नहीं है। यानी कि वो दोनों अगर अंतर सार्थक नहीं है तो ये माना जाता है कि वो दोनों सैंपल्स सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ये हमें पता लगाना है। यानी कि अगर उनका अंतर सार्थक नहीं है वेरिएंस का तो ये माना जाएगा कि दोनों सैंपल्स लगभग एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं क्योंकि उनमें अंतर सार्थक नहीं है। और अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, अंतर सार्थक है, तो ये माना जाएगा कि दोनों सैंपल एक पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं। यहाँ पर कुछ हम एज्यूम करते हैं, कुछ मान्यता है इसकी कि एफ टेस्ट के लिए। तो पहला है कि नॉर्मलिटी, यानी कि जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो जो उसका मीन होता है उसके आसपास ही है, एवरेज के आसपास ही है डाटा। बहुत अलग अलग डाटा, बहुत दूर या अलग डाटा उसका नहीं है। रैंडम मेथड और इंडिपेंडेंस होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मानी जाती है कि रैंडम सैंपल जो सैंपल्स होंगे वो रैंडमली सिलेक्टेड होने चाहिए। रैंडमली सिलेक्टेड का मतलब होता है कि जो भी हम डाटा सैंपल में जो आइटम्स हम चूज करेंगे उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करेंगे, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो आइटम सिलेक्ट हो जाएं। और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि दोनों सैंपल अलग अलग होने चाहिए। तीसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल जो है ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू द टोटल वेरिएंस। जो टोटल वेरिएंस है वो वेरिएंस सैंपल्स के अंदर जो अलग अलग सैंपल्स का जो है भिन्न बीच जो है, नमूनों के बीच जो भिन्नता है वो, और नमूनों के अंदर जो भिन्नता है, वो दोनों सबको मिला के टोटल वेरिएंस मान लिया जाता है। मोर देन यूनिटी होना चाहिए। जो वेरिएंस रेशियो हम निकालेंगे, जो एफ टेस्ट निकालेंगे, वो एक से ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब कि जब दोनों सैंपल का हम वेरिएंस निकालेंगे तो जो पहले जो वेरिएंस बड़ा होगा उसको हम न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे और जिसका वेरिएंस कम होगा उसे नीचे भाग करने के लिए रखा जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टेप्स देख लेते हैं कि इनके स्टेप्स क्या है। एफ टेस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहला हम निकालेंगे वेरिएंसेस ऑफ सैंपल्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कह लीजिए या वेरिएंस कह लीजिए, एक ही बात है। इसको हम निकालेंगे। जब यहाँ पे ये निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है, दोनों सैंपल्स का हम अलग अलग निकालेंगे। और तो ये फॉर्मूला है हमारा समेशन x1 माइनस मीन वन का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। ऐसी दूसरे सैंपल का निकालेंगे वेरिएंस तो इसका फॉर्मूला है
समेशन x2 माइनस मीन 2 का स्क्वायर करेंगे, और जो ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली जो वैल्यू है, ये आप देखेंगे, ये जो वैल्यूज हैं, इतना हिस्सा और ऐसे ही इसका हिस्सा, ये वाली वैल्यू, इसको हम कह देते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। ये मीन से डेविएशन लिया गया है, x में से मीन माइनस करेंगे हम, जो पूरी सीरीज दे रखी होगी, तो उसमें हम x1 में से मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर लिया। तो यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीन लिया और उसका स्क्वायर करा और उसका सम, ये सम का साइन होता है, आप जानते ही हैं, ये तो जानते ही हैं आप, सम का साइन होता है ये, तो उसका सम कर लिया। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन दिया हुआ है, तो ये x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर का सम मारा जाता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है या वेरिएंस दिया हुआ है, तो फिर हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला वेरिएंस का बन जाएगा n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, और ऐसे ही s2 का निकालेंगे, s2 का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस होगा n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, और n2 माइनस 1, ये नीचे n2 माना जाएगा, क्योंकि एक को हमने सैंपल को n1 मान लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मान लिया, दूसरे सैंपल को n2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मान लिया हमने। नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना हम हर क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे ये माना जाएगा कि दोनों सैंपल एक ही यूनिवर्स से लिए गए हैं, या जो वेरिएंसेस हैं यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है, प्रमाप विचलन का जो स्क्वायर है, वो दोनों सैंपल्स का लगभग एक जैसा ही है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि वेरिएंस, एक का वेरिएंस और दूसरे का वेरिएंस दोनों देखिए बराबर है, कोई अंतर नहीं है, यानी कि अंतर सार्थक नहीं है। तीसरा, फिर हम एफ टेस्ट यानी कि वेरिएंस रेशियो निकाल लेंगे। लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। यानी कि जो दोनों सैंपल्स का जिसका वेरिएंस ज्यादा आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसका कम वेरिएंस आएगा उसको नीचे लिखा जाएगा। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं, ये भी आप जानते ही हैं टेबल में देखने के लिए। जिसका लार्जर वेरिएंस आएगा वो V1 माना जाएगा, जिसका स्मॉलर वेरिएंस आएगा वो V2 माना जाएगा। ये देखिए V1 माना गया है, और जो स्मॉलर वाला है उसको हम V2 मानेंगे। जब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे टेबल में देखते हैं, तब हम और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। फिर टेबल वैल्यू देख लेंगे 5% पर या 1% पर, जैसे भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। कुछ नहीं कहते हैं तो हम लगभग 5% पर हम टेबल वैल्यू में देखा करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन दे देंगे। अगर f की वैल्यू हमारी जो कैलकुलेट करा है वेरिएंस रेशियो कम आता है 0.5% पे, मतलब 0.05% पे देखेंगे अगर हम, तो वेरिएंस यानी कि f की वैल्यू हमारी कम आती है तो अंतर सार्थक नहीं माना जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो है वो सार्थक नहीं है, और ये माना जाएगा कि दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से, एक ही यूनिवर्स से लिए गए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं। और अगर f की वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम ये मानेंगे कि जो हमने सूर्य परिकल्पना की थी कि सब कुछ एक जैसा है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब f की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब अंतर सार्थक है, और दोनों सैंपल जो है वो एक ही पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं, क्योंकि दोनों का वेरिएंस में अंतर ज़्यादा है, सार्थक अंतर है। तो ये हमें इंटरप्रिटेशन लास्ट में देना है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर हमें डेविएशंस जो हैं वो एज्यूम्ड मीन से निकालने हैं, क्योंकि पिछली बार आप देखो ये हमने देखा था कि ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं अभी कि वेरिएंसेस हम देख रहे हैं तो ये मीन से देख रहे हैं। यहाँ पर मीन माइनस करा, x1 में से मीन माइनस करा। मीन अगर होल नंबर में है, पूरा नंबर है कि 9 है, 10 है, 20 है, तो आराम से हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट में आ जाता है जैसे 9.79, तो अब एक
x1 में से 9.79 माइनस करेंगे तो भी पॉइंट्स में आएगा, फिर हम उसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर भी करना है हमें, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। देखिए एज्यूम्ड मीन ले लेंगे तो कोई भी एज्यूम कर लीजिए कि पॉइंट्स में नहीं लेंगे, फिर हम 9 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, जो भी वैल्यूज़ हैं आइटम्स हैं उनमें से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, या इसके अलावा भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। तो हम x1 में से वो एज्यूम्ड मीन माइनस कर देंगे, ये हम एज्यूम्ड मीन माइनस कर लेते हैं यहाँ पे पहले वाले सैंपल में से और ऐसी दूसरी सैंपल में से। तो पॉइंट्स में नहीं लेंगे तो पॉइंट्स की क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए हम एज्यूम्ड मीन कोई भी एक नॉर्मल होल वैल्यू हम मान लेते हैं। तो जब एज्यूम्ड मीन से हम इसको डेविएशंस को निकालेंगे तो इसका S1 का फॉर्मूला बदल जाएगा, एक का ये फॉर्मूला हो जाएगा और फॉर्मूले वही हैं, बस यहाँ पर n1 की जगह 2 हो जाता है, 1 की जगह 2 आ गया है। दोनों सैंपल से फॉर्मूले एक ही हैं, बस n1 या d1 हम नाम दे देते हैं। तो d1 हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x1 में से जो x की वैल्यूज हैं, एक सैंपल की वैल्यूज है, उनमें से कोई भी एज्यूम्ड मीन जो हमने मान लिया है उसको माइनस करते हुए चले जाएंगे और उनको फिर जोड़ लेंगे और उनका टोटल सब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो आपको मैंने सब फॉर्मूले बता ही दिए हैं, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं आपके, अब जिससे कि हमने जो फॉर्मूले देखे हैं वो आपके समझ में आ जाएं कि किस तरह से वो फॉर्मूलों का यूज़ हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक डाटा हमने रैंडम सैंपल से लिया है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, दो अलग अलग स्टेट्स के, दो अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी हैं, उनका हमने डाटा लिया है। तो उसमें देखिए नीचे देखेंगे सैंपल साइज़ है, पहले स्टेट में 16 कर्मचारी लिए हैं, दूसरे स्टेट में 25 कर्मचारी लिए गए हैं। उनका जो वेरिएंस निकाला गया, एक का 40 आया, दूसरे स्टेट का 42 आया, और उनकी मंथली इनकम जो एवरेज इनकम है उनकी 440 रुपये है और दूसरे स्टेट की 460 रुपये महीना आय है उनकी। अब हमें ये पूछा है क्वेश्चन में, अगर ऊपर आप पढ़ेंगे तो इस परिकल्पना का परीक्षण करें कि दो जनसंख्याओं का विचरण बराबर है, यानी कि दोनों इनका वेरिएंस जो है, जो विचरण है, दोनों का समान है। तो क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिएगा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले हम शून्य परिकल्पना लिखेंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस। हम क्या मानते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, यानी कि जो वेरिएंस है, वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर सेम या आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, ये हमने मान लिया। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। देखो n1 दिया गया है 16, n2 दिया गया है 25। ठीक है, इनका मीन 1 दे रखा है 440, मीन 2 हमें दे रखा है 460। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कहते हैं, वेरिएंस को क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, परिमाप विचलन का स्क्वायर कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर दे रखा है हमें 42। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, पहले हम स्टैंडर्ड जो s निकालेंगे, s की वैल्यू वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले फॉर्मूले में आपने देखा होगा s1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसका देखिए लिखवा रखा है आपको, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे तो s2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका n2 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है ये, और n2 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है केवल हमें, n1 है 16 इंटू 40 अपॉन
16 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 640/15, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.67। इधर देखेंगे तो N2 हमारा है 25 गुणा 42/25 माइनस 1। इसको 25 को गुणा करेंगे 42 से तो आएगा 1005 डिवाइडेड बाई 24। फिर इसको भाग करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1050 को डिवाइड करेंगे 24 से तो वैल्यू आएगी आपकी 43.75। एक S1 आ गया, एक S2 आ गया। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, 42 से 43 ज़्यादा है। तो जो हम वेरिएंस रेशियो निकालेंगे, वेरिएंस रेशियो यानी जो एफ टेस्ट हम निकाल रहे हैं, उसमें क्या होता है, S2 वाला ऊपर रहेगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, और S1 स्क्वायर नीचे रहेगा। यानी कि 43.75 डिवाइडेड बाई 42.67, जिससे एक से ज़्यादा आंसर आए, इसलिए बड़ा वाला ऊपर रहेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.025, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो टेबल वैल्यू आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में दी जाएगी कि भाई इनकी टेबल वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो हम देखेंगे जो टेबल वैल्यू मानी जाएगी, टेबल वैल्यू जो मानी जाएगी ऑफ एफ, ये 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर, इसमें हम V1 मानते हैं 25 माइनस 1, और V2 मानते हैं जो दूसरा था 16 माइनस 1। ज़्यादा वाले को V1 मानते हैं, तो ये 24 और ये हुआ 15। तो इसकी जो टेबल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2.29। ये आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बुक में दी, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ही आपको दी जाएगी, क्योंकि आप इसको अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर ये टेबल वैल्यू आ गई, इसको हम कंपेयर करेंगे। जो हमारी टेबल वैल्यू आ रही है, टेबल वैल्यू है 2.29, और एफ की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1.025। एफ की वैल्यू हमारी कम है, तो नल हाइपोथेसिस जो था वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या माना जाएगा कि वेरिएंसेस ऑफ बोथ पॉपुलेशंस आर इक्वल। जो हमने नल हाइपोथेसिस माना था वही एक्सेप्ट कर लिया गया कि दोनों पॉपुलेशंस का वेरिएंसेस, विचरण जो है वो बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ लें, कॉपी कर लें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए। क्वेश्चन आपके पास कॉपी रहता है तो हम करते वक्त आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट करा, 2 सैंपल्स हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करा गया। दोनों सैंपल, एक 1 है, एक सैंपल 2 है। एक सैंपल का 10 आइटम्स हैं, दूसरे सैंपल में 12 आइटम्स हैं। उनका एवरेज भी हमें दे रखा है 15 और 14, मीन दे रखा है। और जो सम ऑफ स्क्वायर्स, जो मीन से जो डेविएशन लिए गए हैं, वो भी दोनों दे रखे हैं 90 और 108। तो हमें टेस्ट करना है कि सैंपल वेरिएंस दोनों बराबर हैं, अंतर सार्थक नहीं है। ये हम मान के ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों विचरण समान है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, नल हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि वेरिएंसेस दोनों के सेम हैं। वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशंस या सैंपल्स आर सेम। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पर आप देखेंगे S1 का स्क्वायर देखेंगे पहले। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा समेशन x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन से डेविएशन लिया गया और उसका स्क्वायर कर लिया और उनको सबको जोड़ लिया हमने, ये जोड़ने का साइन है। तो वही हमें वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स, ये जो दे रखी है आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स 90 और 108 दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है और डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे तो S2 स्क्वायर हो जाएगा समेशन, ये मीन 1 है और ये मीन 1 x1 मान लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस मीन 2 का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। इसका निकालेंगे तो ये हमें दे ही रखा है 90, आपने क्वेश्चन में देखा होगा 90 दे रखा है। सैंपल है इनका 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 10। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका हमें वैल्यू दे रखी है 108 और ये पॉपुलेशन है, इसका सैंपल है 12 माइनस 1। तो 108 डिवाइडेड बाई 11, तो ये निकल कर आ जाएगा लगभग 9.82। दोनों में से देखिए कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो हमारा जो f की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पहले हम यानी कि S1 स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, S2 स्क्वायर नीचे लिखेंगे। जो दो ज़्यादा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 10 अपॉन 9.82। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 1.018 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद टेबल वैल्यू देखेंगे तो फॉर V1 जो मानेंगे, V1 फॉर 9 और V2 जो है वो 11 माना जाएगा। तो इसकी टेबल वैल्यू हमें दी गई है 2.90। ये टेबल वैल्यू होगी f की। जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये वैल्यू आपको दी जाएगी 2.90। अब टेबल वैल्यू हमारी है 2.90 और f वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.018, यानी f की वैल्यू हमारी कम है। ये साइन का मतलब क्या होता है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, f की वैल्यू कम है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब कि जो वैल्यू क्या मानी जाएगी कि हाइपोथेसिस करेक्ट है, और जो वेरिएंस है हमारा, वेरिएंसेस ऑफ बोथ सैंपल्स आर सेम, कि दोनों सैंपल्स का वेरिएंस बराबर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हमें करेंगे। इन दो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये वेरिएंसेस ये सब निकले हुए दिए हुए थे। ये भी वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई थी, आपको पहले से दी गई है। पिछला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको वेरिएंसेस दिए हुए हैं। लेकिन अगर ये ना दिए हों तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरिएंस, उसके बाद ही आप फॉर्मूले ये लगा पाएंगे। तो अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये वैल्यू नहीं दी गई होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएंसेस यानी विचरण जो है वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं कॉपी कर लेता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे एक रैंडम सैंपल है। 10 डॉग हैं, 10 कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। तो उनको जो डाइट ए दी गई तो उनका वजन बढ़ा। वजन कितना बढ़ा ये हमें देखिए यहाँ पे दे रखा है। ऐसे ही कुछ 12 कुत्ते हैं, उनको अलग डाइट दी गई, उन्हें डाइट बी दी गई, उनका वजन बढ़ा, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि दोनों का वेरिएंसेस जो इंक्रीज हुए हैं, जो उनका वजन बढ़ा है, दोनों का विचरण समान है या नहीं है, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें विचरण नहीं दिए गए हैं, वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है। तो ये जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, इनके बिहाफ पे हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो हमारा पहले नल हाइपोथेसिस हम देख लेते हैं क्या रहेगा। कि ये मान लेते हैं बोथ द सैंपल्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों नमूने समान विचरण वाली जनसंख्या से आए हैं, ये पूछा है, तो हम कहेंगे हाँ आए हैं। ठीक है, तो बोथ द सैंपल्स कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस। ठीक है, तो अब हम वेरिएंसेस निकाल लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो पहले हम वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले सैंपल 1 देख लेते हैं हम, जिसको हमने x1 नाम दे दिया। x1 आप देखेंगे, यानी कि सैंपल 1 की बात कर लेते हैं पहले। तो x1 में आप देखेंगे तो हमें वैल्यू दे रखी है 10, 6, 16, 17, 13, 12, 8, 14, 15 और 9, ये हमें वैल्यू दे रखी है। हमें क्या करना है, x में से हमें मीन x1 जो है इसमें से मीन 1 माइनस करना है। ठीक है, अब मीन तो दे नहीं रखा तो मीन हमें निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए आप, जितने भी वैल्यूज हैं इन सबको जोड़ लीजिए, तो मीन हम नीचे निकाल लेंगे। मीन 1 कितना जाएगा, समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो मीन 1 कितना निकल कर आएगा इनका, इन सबको जोड़ेंगे अगर आप तो ये सबका टोटल 120 आएगा। 120 डिवाइडेड बाई 10 डॉग हैं ये, तो मीन आ गया इसका 12 आ गया एवरेज। अब हम 12 को इस सब में से माइनस करते चले जाएंगे, यानी कि x1 में से 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 10 माइनस करा तो 0 आ गया। 6 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 4। नहीं 12 आया है मीन, तो हमारा गलत बोल दिया मैंने, 12 है हमारा मीन। देखिए 12 दे रखा है, तो हम 12 माइनस करेंगे, तो 10 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। 6 में से माइनस करेंगे 12 को तो माइनस का 6। फिर 16 में से 12 माइनस करेंगे 4। 17 में से 12 माइनस करेंगे 5। 13 में से 12 माइनस, सब में से 12 माइनस करना है। 13 में से 12 माइनस करेंगे 1। 12 माइनस 12 0, ये माइनस के 4, 2, 3 और ये हो गया आपका माइनस के 3। ठीक है, फिर हमें इनका स्क्वायर निकालना है। x1 माइनस मीन 1 जो था उसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि जितने ये लिख रहे हैं उसको इससे ही गुणा करना है। -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4, -6 गुणा -6, 6 गुणा 6 कितने होते हैं 36। ऐसे ही 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, ये 1 0। 4 इंटू 4 16, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और -3 इंटू -3 9। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं जब 2 बार गुणा करते हैं। तो इनका अगर आप टोटल करेंगे
तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला है सैंपल 1। यहाँ पर ही चलिए हम सैंपल 2 भी देख लेते हैं, सैंपल सेकंड। यहाँ पर x2 मान लेंगे, फिर हम x2 में से मीन 2 माइनस कर लेंगे और फिर x2 में से मीन 2 का जो माइनस करा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये x2 वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमें दे रखी है 7, 13, 22, 15, 12, 14। क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा, देख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। 18, 8, 21, 23, 10 और 17, ये हमने लिख लिया। 12 आइटम्स हो गए ये। अब इनका भी मीन निकाल लेते हैं पहले, जैसे पहले निकाला था हमने इनका मीन। तो यानी कि मीन 2 कैसे निकलेगा इनका, समेशन x डिवाइडेड बाई n। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये सबका जोड़ आएगा 180 और ये 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 12 आइटम है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। तो यानी कि एवरेज आ गया 15। यानी कि हम इन सब में से x2 में से सब में से 15 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे, ये करेंगे तो माइनस के 2, 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7 आएंगे, 15 में से 15 माइनस करेंगे 0। सब में से इन सब वैल्यूज में से 15 माइनस करने हैं आपको। ठीक है, 12 में से 15 माइनस करेंगे, माइनस के 3, माइनस के 1, 3, माइनस के 3, नहीं माइनस के 7, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे, फिर ये 8 बचेंगे, माइनस के 5 प्लस के 2। अब इनका स्क्वायर निकाल लीजिए। इन सबको जो वैल्यू है उससे गुणा करना है, -8 गुणा -8 तो 64 हो गया, ये 4 हो गया, 49, 0, 9, 1, 3 गुणा 3 9, -7 गुणा -7 49, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, 25 और 4। इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 314 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। मीन निकल गया, सब चीज़ें दे रखी हैं, तो S1 स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन x1 में से मीन 2 माइनस करा उसका स्क्वायर करा अपॉन n1 ले लिया हमने -1। ठीक है, तो अभी हमने इसका टोटल करा था तो पहले का 120 आया था अपॉन 10 -1, यानी 120 डिवाइडेड बाई 9 करा तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.33। ऐसे ही हम S2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, समेशन x2 माइनस मीन 2, ये मीन 1 है इधर, ये 1 है तो ये 2 हो गया, इसका स्क्वायर n2 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, हमने अभी टोटल करा था 314 आया था, डिवाइडेड बाई 12 -1 तो 314 डिवाइडेड बाई 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28.55। एक S1 आ गया, एक S2 आ गया। जो ज़्यादा होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। यानी वेरिएंस रेशियो या F की वैल्यू क्या आएगी, S2 का स्क्वायर अपॉन S1 का स्क्वायर। जो बड़ा होता है वो ऊपर लिखेंगे, 28.55 डिवाइडेड बाई 13.33, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2.142। जो इसकी टेबल वैल्यू रहेगी, फिर हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू ऑफ एफ, और ये हमारी कैलकुलेटेड जो एफ निकाला है वो देखेंगे। तो कैलकुलेटेड एफ तो हमारा अभी निकाला है 2.142 निकाला है हमने, और जो टेबल वैल्यू है वो है 3.112। ये क्वेश्चन में आपको दी जाएगी जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो देखेंगे आप टेबल वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि नल हाइपोथेसिस माना गया, एक्सेप्ट हो गया। और कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि बोथ द सैंपल्स come from population
हैविंग सेम वेरिएंस। ये हम कंक्लूजन लिखेंगे। इंटरप्रिटेशन लिखना बहुत ही जरूरी माना जाता है। जब तक ये नहीं लिखेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैं कॉपी कर देता हूं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, कॉपी कर लें। यहां पर दे रखा है 2 सैंपल हैं आपके, 2 रैंडम सैंपल्स हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन से निकाले गए हैं, और इनको हमें देखना है क्या दोनों आबादी में समान विचरण है कि नहीं है, यानी कि दोनों पॉपुलेशंस में सेम वेरिएंस है या नहीं है। तो यहां पर भी देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा। ए और बी आइटम्स दे रखे हैं तो इनका विचरण यानी वेरिएंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है तो हमें खुद निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे यहां पे हम, कि 2 पॉपुलेशंस have the same variance। इसकी दोनों में सेम वेरिएंस है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, ये हमने नल हाइपोथेसिस मान लिया। अब फिर वही करना है हमें। पहले देखिए मैं बता दूं आपको, मीन निकाल लेते हैं, फिर हमें परेशानी होती है। मीन 1 और मीन 2, इसका फॉर्मूला होगा समेशन x1 अपॉन n1 और इसका होगा समेशन x2 अपॉन n2। एक को n1 मान लिया, एक को 1, एक को 2। अगर आप पहले वाले को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका समेशन x आ जाएगा। इनको अगर आपको जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा, और इसका समेशन x2 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा आपका लगभग 913, ये 913 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले वैल्यू कितनी है, 3 3 6 3 9 है ऊपर वाली, ये 9 है, और ये आपकी वैल्यूज 11 है। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। समेशन x1 हो गया हमारा 720 डिवाइडेड बाई 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 80, और इसकी वैल्यू आएगी, टोटल करा हमने 913 डिवाइडेड बाई 11, तो इसकी वैल्यू आ गई 83। ठीक है, अब हम फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। पहले सैंपल ए ले लेते हैं, x1 हम मान लेते हैं, फिर x1 में से हम मीन माइनस करेंगे, यानी x1 में से हमें कितना माइनस करना है, 80 माइनस करना है, और फिर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर। इतना हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो x1 लिख लेते हैं पहले, 66 67 75 76 82 84 88 90 और 92। ठीक है, अब सब में से 80 माइनस करना है। 66 में से 80 माइनस करने हैं तो माइनस के 14 बचेंगे, ये माइनस के 13 बचेंगे। 75 में से 80 माइनस करेंगे तो माइनस के 5। अगर 80 से कम है तो माइनस के साइन लगेगा, वरना प्लस हो जाएगा। ये 82 ज़्यादा है तो 2 बचेंगे। 82 में से हम 80 माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 4 बचेंगे, 8 बचेंगे, 10 बचेंगे और 12 बचेंगे। अब इनका स्क्वायर कर लो। 14 गुणा 14 कितना होता है, 196। 13 गुणा 13 169। 5 इंटू 5 25, ये 16, ये 4, ये 16, ये 64, 100 और 144, और इनका आप टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 734। ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल 1 का, सैंपल ए जो दे रखा था।
अब यहाँ पर हम सैंपल बी देख लेते हैं साथ साथ ही। यहाँ पर x2 लिख लेगा, फिर x2 में से माइनस करेंगे मीन 2। मीन 2 हमने कितना निकाला था, अभी देखिए ऊपर दे रखा है 83 निकाला था, ये देखिए दिख रहा होगा आपको 83। तो यानी कि x2 में से 83 माइनस करते हुए जाएंगे और फिर हम उसका स्क्वायर निकाल लेंगे मीन 2 का। x2 माइनस मीन 2 में से स्क्वायर करेंगे फिर इसका। ठीक है, तो 83 माइनस करते हुए चलते हैं। पहले x2 लिख लें कितने कितने हैं। पहला है 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97। इनका इस अब 83 माइनस करेंगे। 64 में 83 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा आपका 19। ये माइनस के आएंगे 17, ये माइनस के आएंगे 9, माइनस के 5, माइनस का 1, प्लस के 2, प्लस के 4, फिर ये 9, ये आएंगे आपके 10, 12 और 14। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस 19 गुणा माइनस 19 तो आएगा 361। माइनस 17 गुणा माइनस 17 करेंगे तो 289। ये 81, 25, 1, 2, 2, 4, 4 गुणा 4 16, 9 इंटू 9 81, 100, 10 गुणा 10 100, ये 144 और ये 196। इनको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 1298। ये हमने जोड़ लिए, 1298 आ गया। अब फिर वही फॉर्मूला लगाना है। S1 का स्क्वायर फॉर्मूला पता ही है आपको, समेशन x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। ठीक है, और दूसरा भी लिख लेते हैं। S2 का स्क्वायर ये आ जाएगा मीन x2 माइनस मीन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। टोटल हमने करा था तो पहला आया था 734 अपॉन 9 माइनस 1। तो ये हो गया 734 डिवाइडेड बाई 8। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 91.75। ऐसी दूसरा निकालेंगे, इसका टोटल था 1298। ये वैल्यूज हैं आपकी 11 टोटल आइटम, 11 माइनस 1 तो 1298 डिवाइडेड बाई 10 तो 129.8 आ जाएगा। अब वेरिएंस रेशियो निकाल लेते हैं, वो आप जानते ही हैं। वेरिएंस रेशियो यानी कि F, तो जो ज़्यादा वाला है यानी S2 स्क्वायर ज़्यादा है, S1 स्क्वायर कम है। तो 129.8 डिवाइडेड बाई 91.75 और इसको डिवाइड कर लीजिए आप तो ये लगभग 1.415 निकल कर आ जाएगा। F की वैल्यू आ गई 1.415। फिर V1 मानते हैं और एक V2 मानते हैं। V1 लार्जर वाला मानते हैं यानी कि N2 माइनस 1, 11 माइनस 1 10 और ये N1 माइनस 1, तो ये हमें 9 दे रखे थे, 9 माइनस 1 8। इनके हिसाब से अगर आप टेबल वैल्यू देखेंगे तो टेबल वैल्यू 5% पर, एट 5% लेवल पर हमें दी गई है 1.415। ये टेबल वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में आपको मिलेगी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। जो टेबल वैल्यू हमारी है वो 1.415 है और जो F की वैल्यू हमारी निकली है, नहीं जो टेबल वैल्यू है वो गलत हो गई, तो हमारा F है। टेबल वैल्यू हमारी है 3.35। 3.35 हमारी टेबल वैल्यू है। तो F की वैल्यू हो गई 3.35, टेबल वैल्यू हो गई 3.35, F की वैल्यू हमने निकाली है 1.415। तो टेबल वैल्यू ज़्यादा है यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा
एक्सेप्ट हो गया, और हम ये मानेंगे कि डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, अंतर सार्थक नहीं है। डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, और हम ये कह सकते हैं कि बोथ पॉपुलेशंस हैव सेम वेरिएंस। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो हमने वैल्यू ली हैं, ये मीन लिया था हमने, और मीन से माइनस करते हुए जा रहे थे। मीन निकाल लिया था 80, और इन सबको 80 से माइनस करते हुए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन मीन अगर पॉइंट्स में आता है तो फिर ये पॉइंट में आएगा। अब मान लो ये 80.23 हो जाए, तो यहाँ पर हम 80.23 माइनस करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं वैल्यू, और उसे माइनस कर लेते हैं। तो उससे फिर हमारा वेरिएंस जो निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा बदल जाएगा। जैसे वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला था हमारा, तो ये फिर थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है, जो आपने पीछे जो शुरू में हमने देखा था। तो अब एक क्वेश्चन उस तरह का करते हैं कि जिसमें हम एज्यूम्ड मीन मानकर हम वेरिएंसेस निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूं क्वेश्चन। देखेंगे आप, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि टाइम टेकन बाय वर्कर, जो कर्मचारी हैं, कुछ मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। एक मेथड 1 है, विधि 1 है, एक मेथड 2 यानी विधि 2 है। उनके हिसाब से उन्होंने जो काम करा और उसका जो टाइम लिया वो हमें दे रखा है। मेथड 1 के हिसाब से कितना टाइम इन्होंने लिया, और मेथड 2 के हिसाब से इन्होंने कितना टाइम लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि वेरिएंसेस जो हैं टाइम के, वो बहुत, उनका अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि सार्थक अंतर उनमें नहीं है दोनों टाइम के बीच में, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम इनका मीन निकाल के देखते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि इसका आप टोटल करेंगे तो समेशन एक्स निकल कर आएगा आपका, समेशन एक्स निकालेंगे तो इनका टोटल है आपका 134, और इसका समेशन x2 नाम दे दिया, इसको 1 नाम दे दिया, तो इसका टोटल आपका है 240। ये आपके 7 आइटम्स हैं, यानी कि ये n1 हो गए आपके 6 आइटम्स हैं, और ये n2 कितने आइटम हैं, 7 आइटम है। तो हम मीन निकाल लेते हैं। मीन 1 निकलेगा पहले का, यानी कि समेशन x1 अपॉन n1, तो पहला आएगा 134 डिवाइडेड बाई 6, तो पहली वैल्यू आएगी 22.33। मीन 2 निकालेंगे तो समेशन x2 अपॉन n2, इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है, 240 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आएगा 34.28। तो अगर आप देखेंगे तो मीन जो निकल कर आया ये दशमलव में, यानी कि पॉइंट्स में आया है। 0.33 साथ में है, या इधर नीचे 0.28 साथ में है, 34.28 है। तो अगर ऊपर ऊपर हम माइनस करेंगे, फिर उनका वर्ग निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हम जो वेरिएंसेस निकालेंगे वो एज्यूम्ड मीन से निकालेंगे, ठीक है। पहले हम नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम क्या मानते हैं कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, नो सिग्निफिकेंट difference between the variances, between the variances of time distribution by workers। पूरा लिख सकते हैं, इन परफॉर्मिंग a job by method 1
एंड सेकंड, यानी कि कोई अंतर नहीं है। जो वो टाइम ले रहे हैं कर्मचारी या कारीगर जो हैं, जो मजदूर हैं, जो टाइम ले रहे हैं अपना काम करने के लिए विधि 1 विधि 2 से, तो उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। अब हम वेरिएंसेस निकाल लेते हैं दोनों सैंपल्स का। लिख सकते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सैंपल वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मतलब विचरण हमें निकालना है। फिर वैसे ही करेंगे हम। सैंपल 1, या हम नाम दे सकते हैं मेथड 1, और इधर मेथड 2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने x1 नाम दे दिया। वैल्यू लिख लेते हैं 20, 16, 26, 27, 23 और 22। अब हम क्या करेंगे, D1 नाम दे देते हैं इसको, यानी कि x1 में से हम कुछ भी माइनस कर सकते हैं। हमने मान लीजिए 20 मान लिया, तो हम 20 को माइनस करते हुए जाएंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 20 में से 20 गया, 0 बचा। 16 में से 20 गए, माइनस के 4। 26 में से 20 माइनस करे 6, ये 7, ये 3 और ये 2। ठीक है, इनका टोटल आप करेंगे तो ये आएगा 14। फिर हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, D1 का स्क्वायर। 0 का 0, 4 गुणा 4 16 होते हैं, 6 गुणा 6 36, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। इसका टोटल आप करेंगे तो ये 114 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आए हैं मेथड 1 के। ऐसी मेथड 2 देख लेते हैं। x2 करेंगे, D2 निकाल लेंगे और D2 का फिर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मतलब पहले वाले को 1 नाम दे दिया सबको, इनको 2 नाम दे दिया। इनकी वैल्यू देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में दी गई है 27, 32, 42, 35, 32, 34, 38। इनका हम x2 में से क्या माइनस कर सकते हैं, 35 ले लेते हैं। चलिए ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, 35 माइनस कर देंगे सब में से। तो सब में से 35 माइनस करेंगे तो ये माइनस के 8 बचेंगे, ये माइनस के 3, ये 7, ये 0, -3, -1 और प्लस के 3। इसका टोटल आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और फिर इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 8 गुणा 8 64, 9 49, 0, 3 इंटू 3 9, 1 और 9। इनको जोड़ेंगे तो ये 141 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सबके जोड़ आ गए आपके। अब हम S1 स्क्वायर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा। देख लें आप कैसे फॉर्मूला आएगा अब आपका S1 निकालने के लिए। 1/n1 माइनस 1 समेशन डी स्क्वायर, यानी 1 का डी स्क्वायर माइनस समेशन D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो पहला है 1/n1, कितना है पहले वाले में, n हमारा है 6, तो 6 माइनस 1 समेशन D1 का स्क्वायर कितना निकाले हमने, 114 निकाला। समेशन D1 कितना निकाला था, 14, उसका स्क्वायर कर लेंगे और n हमारा है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो गया, ये 114 हो गया। 14 को 14 से ही गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, वर्ग निकालना है, तो 196 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इक्वल टू 1/5 114 माइनस 32.67। 6 से इसे भाग कर लीजिए आप, तो ये हो गया 1/5 इंटू 114 में से इसे माइनस कर लीजिए 32.67 को, तो आ जाएगा 81.33। 5 से इसे भाग कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 16.266। हम राउंड में ले लेते हैं 16.27, 2 डिजिट तक ले सकते हैं, तो 16.27 ले लेते हैं। ये हमारा S1 स्क्वायर निकल गया। अब हम इसी तरह से S2 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा।
1/n2 हो जाएगा -1, और इधर हो जाएगा आपका समेशन d2 का स्क्वायर माइनस समेशन d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। तो ये हो गया 1/7 -1, ये 141 आया था हमारा, ये माइनस के 5 आए थे, उसका स्क्वायर करेंगे। n हमारा 7 है, नंबर ऑफ आइटम 7 है, ये 1/6 हो गया। 141 माइनस 25/7 हो गए, -5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 1/6, 141 माइनस ये 25/7 है ही आपके, तो ये हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करके माइनस कर लीजिएगा, तो 1 गुणा 1/6 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 137.43 आ जाएगा, और 6 से भाग कर लीजिए, 22.90 निकल कर आ जाएगा। तो एक S1 ये आ गया, एक S21 ऊपर आ गया था स्क्वायर। अब हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि वेरिएंस रेशियो, यानी F। तो ये कौन सा ज़्यादा है देखेंगे आप, तो ये 22 आया है, ऊपर वाला 16 आया था, तो ये वाला ज़्यादा है, यानी S2 का स्क्वायर ज़्यादा है, S1 का स्क्वायर कम है। जो ज़्यादा होता है वो ऊपर लिखेंगे, 22.90 ज़्यादा है, अब वो आया था 16.27। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.407 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू देख लेते हैं इनकी टेबल वैल्यूज। तो V1 जो मानेंगे हम ज़्यादा वाले का मानेंगे, यानी कि N2 -1, 7 -1 6, और V2 मानेंगे N1 -1, यानी कि 6 -1 इक्वल टू 5। फिर हम टेबल में देखेंगे, इनकी टेबल वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी 4.95। ये जो वैल्यू आई है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम देख रहे हैं एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर देख रहे हैं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर हम देख रहे हैं। इसको हम बुक में टेबल में भी देख सकते हैं। चलिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ, वैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगी ये, लेकिन चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे हम देखते हैं टेबल वैल्यूज। देखिए ये टेबल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये मैं आपको समझा देता हूँ, देखते कैसे हैं। वैसे क्वेश्चन में वैल्यू मिलती हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसे हम V1 मानते हैं, ये इधर वाली वैल्यू V1 होती है, इधर वाली वैल्यू V2 होती है, यानी इधर को V1 चलेंगे और नीचे को V2 चलेंगे। ठीक है, ये V1 वैल्यू मानते हैं हम, एक को माइनस कम कम कर देते हैं, जो ज़्यादा वाला होता है उसे V1 मानते हैं, कम वाले को, आंसर जिसके वैल्यू कम आई है उसको हम V2 मानते हैं। ठीक है, तो ये 6 आपको दे रखा है V1 में, तो आप इधर 6 देखेंगे, ये आपको देखिए 6 दिख रहा है, और V2 जो है 5 है, V2 इधर देखेंगे, ये आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, अब इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, दोनों जहां टकराएंगे ये आया 4.95। ठीक है, तो ये टेबल वैल्यू हो गई हमारी 4.95। अब क्योंकि टेबल वैल्यूज सारी नहीं दी होती हैं, जैसे 8 9 10 के बाद 11 गायब हो गया, 13 14 गायब हो गए, फिर ये इस तरह से देते, क्योंकि एक एक इतना सारा देना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन में ज़्यादातर ये एग्जाम में दे दी जाती हैं वैल्यूज़, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये 4.95 वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। अब हम इससे कंपेयर कर लेते हैं अपने को। तो टेबल वैल्यू हमारी है 4.95, और जो f की वैल्यू जो आई है हमारी, वो हमने निकाला था f 1.407, ये कम है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो हम क्या मानेंगे,
डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। और हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हम करते हैं। लगभग हमने 5 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस हो गए होंगे। बार बार आप वीडियो को देखें, बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।